Hello everyone, good evening to all. Welcome back to my channel. I am Radhika, your friend, and I am back with a new video. It is about a very prominent figure of English literature, and that figure is Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer. Why we have to study about Geoffrey Chaucer? क्यों पढ़ने की ज़रूरत है हमें Geoffrey Chaucer के बारे में? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत में ही एंग्लो सेक्सन्स एंड एंग्लो नॉर्मन्स के बाद जो एक इरा आता है उसे कहा जाता है एज ऑफ चौसर, जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर है जॉफ्री चौसर, जिनकी वजह से ही इस इरा को, इस पीरियड को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इस एज की, ये एज कहाँ से, क्या टाइम पीरियड है इसका, तो मोस्ट प्रोबेबली इसे 1343 एडी टू 1400 एडी कंसिडर किया जाता है। ये है जॉफ्री चौसर की एक स्नैप, एक इमेज। जॉन चौसर और एग्नेस कॉप्टन, इनके परिवार में एक बेबी ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया जॉफ्री चौसर। जॉन चौसर बहुत ही सक्सेसफुल वाइन मर्चेंट थे, बहुत ही सिंपल फैमिली, कॉमन फैमिली से बिलोंग करते थे। चौसर का जन्म लंदन में 1343 एडी में हुआ। अगर हम बात करें इनके एग्जैक्ट अर्ली टाइम पीरियड, अर्ली लाइफ की, तो वो इतने अच्छे से नोन नहीं है। इट वॉज अननोन, बट ही वॉज फ्रॉम वेल्दी फैमिली ऑफ वाइन मर्चेंट्स, वाइन ट्रेडर्स इन लंदन, जिनकी शादी हुई है फिलिपा रॉयट से, जो कि जॉन गोट की थर्ड वाइफ की सिस्टर हैं। इनका एक बेबी भी है जिसका नाम था थॉमस। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबीज पोएट्स कॉर्नर। ये ऐसे पहले इंग्लिश पोएट थे जिनको वेस्टमिंस्टर पोएट्स कॉर्नर में बरीड किया गया था। जॉफ्री चौसर के टाइम पीरियड की बात करें, अराउंड 1343 एडी टू 1400 एडी है। ही वॉज अ मिडेवल इंग्लिश पोएट, राइटर एंड अ सिविल सर्वेंट, ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वाई ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? क्योंकि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी इंग्लिश की एज अ रिस्पेक्टेड लिटरेरी लैंग्वेज, जिनमें इनके वर्क्स है द कैंटरबरी टेल्स। इन्हें जाना जाता है एज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसकी वजह से ही एक ट्रांजिशन आई थी एज ऑफ चौसर के टाइम पे, जिससे कहा जाता है ट्रांजिशन ऑफ आइडियलिस्टिक थॉट एंड आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन, आइडियलिस्टिक ईरा टू रियलिस्टिक ईरा। चौसर ऑल्सो हैड एन एक्टिव कैरियर इन डिप्लोमेसी एंड पब्लिक सर्विसेज, जिनकी वजह से जो चौसर हैं उन्हें यूरोप में बहुत जगह पे टूर के लिए जाना पड़ता था, लाइक फ्रांस, इटली। और फ्रांस और इटली में जितने भी ये राइटर्स से मिले, लाइक पेट्रियार्क, बोकाशियो, डांटे, इनका जो इम्पैक्ट है चौसर की लाइफ पे बहुत हुआ है। उनके लिटरेरी वर्क्स में हम देख सकते हैं कि चौसर के लिटरेरी वर्क्स भी 3 लैंग्वेजेस में मेनली माने जाते हैं एंड देखे गए हैं, लाइक फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। की फैक्ट्स देख लेते हैं। फैमिली एंड बर्थ। चौसर का बर्थ लंदन में 1343 के अराउंड हुआ था, जिसे टाइम पीरियड माना जाता है 1342 1345 इन अ वेल्दी वाइन मर्चेंट फैमिली। अर्ली सर्विस की बात करें कि उन्होंने क्या काम किया है, रॉयल सर्विस में इनका करियर था एज अ स्क्वेयर, एंड देन एज अ पेज भी इन्होंने काम किया है नोबल वुमन के अंडर। इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ट्रैवल करने की, फ्रांस, इटली एंड यूरोप की और भी कंट्रीज़ में। इनके टाइम पे कुछ इवेंट्स हुए हैं, 100 ईयर वॉर्स हुआ आपका, ब्लैक डेथ हुआ, पीजेंट रिवोल्ट हुआ, लोलार्ड मोमेंट्स हुआ। पार्लियामेंट एंड जस्टिस। ही सर्व्ड इन पार्लियामेंट एज अ नाइट ऑफ द शेर फॉर कैंट एंड ऑल्सो हेल्ड द पोजिशन ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस फॉर द कंट्री।
Events during age of Chaucer, as we have already discussed about these events: 100 Year of War, Black Death, Peasant Revolt and Lollard Moment. क्या थे ये सब इवेंट जो एज ऑफ चौसर के अराउंड ड्यूरिंग हुए, विद इन एज ऑफ चौसर में हुए, यानी जब तक एज ऑफ चौसर यानी जब तक कि चौसर का टाइम पीरियड था तब तक ये इवेंट्स हुए। 100 Year of War, a series of conflicts primarily fought between the English and the French crowns throughout the late ages। ये किसके बीच में थी? 100 ईयर्स की जो वॉर थी वो थी इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। और इसका रीज़न क्या था? ये 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी तक चली। इसका मेन रीज़न था फ्रेंच क्राउन एंड जो एक एरिया था डची एग्वेंटेस करके, उसके ऊपर था कि इंग्लैंड बोलता था ये हमारा है, फ्रेंच बोलता था ये हमारा है। इसकी वजह से ही ये 100 ईयर वॉर चला। नेक्स्ट है द ब्लैक डेथ। जो इसका ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड है, इट वाज फ्रॉम 1346 टू 1353। इसका रीज़न क्या था? इट वाज अ ब्यूबॉनिक प्लेग जो फ्लीस के थ्रू एयर में स्प्रेड हुआ, बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से, जो मेन रीज़न है इसका। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फैटल पेंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री एज मैनी ऑफ 50 मिलियन पीपल पेरिस्ड। बहुत सारे लोगों को इसका इम्पैक्ट हुआ, बहुत लोगों का रोज़गार गया, बहुत लोग मारे गए। द ब्लैक डेथ significantly impacted English literature by popularizing vernacular English। इसके दौरान क्या हुआ? जो लोकल इंग्लिश थी उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया उसके ऊपर। और while Geoffrey Chaucer Canterbury Tales predates the Black Death's immediate impact। If we talk about the Peasant Revolt, ये क्यों हुआ था? देखो, जब ये ब्लैक डेथ और 100 ईयर ऑफ वॉल्ट हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, लोग मरने लग गए और मर गए एक्चुअली में, और जो लेबर है उसकी संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगों ने क्या किया, जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने टैक्स वगैरह भी बढ़ा दिया। इकोनॉमिक हार्डशिप देखनी पड़ रही थी लोगों को, पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, कॉमन पीपल को ब्लैक डेथ एंड 100 ईयर ऑफ वॉर की वजह से। लेकिन इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, किंग थे, उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पीजेंट रिवोल्ट हुआ 1381 में, जिसके लीडर थे उस टाइम पे वेट टेलर्स, और इसे वेट टेलर्स रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो साथी थे वो थे जॉन बॉल। नेक्स्ट है हमारा द लोलार्ड मोमेंट, जिसको लोलार्डी मोमेंट भी कहा जाता है। ये किस लिए था? ये 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के अराउंड था, जिसके मेन जो लीडर थे वो थे हमारे जॉन वेक्लिफ। क्यों हुआ था ये? क्योंकि ये एक रीज़न था इसका कि उस टाइम पे एंटिक्विटी ऑफ चर्च की, जो चर्च की पुरातन काल और जो उसके करप्शन के ऊपर था, कि जो हमारी चर्च है उस पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था। तो उसके रिगार्डिंग ये, उसके अगेंस्ट एक मोमेंट स्टार्ट किया गया जॉन वेक्लिफ के द्वारा। नेम ऑफ इवेंट्स एंड रीज़न बिहाइंड दैम, जैसा कि हमने डिस्कस किया 100 ईयर ऑफ वॉर में क्या था, फ्रेंच थ्रोन था और एक्विंटेन जगह के नाम डची ऑफ एक्विंटेन, उसके ऊपर लड़ाई थी। ब्लैक डेथ में हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से जो फ्ली के थ्रू एयर में प्लेग बढ़ गया था, जिसको ब्लैक डेथ से भी जाना जाता है। पीजेंट रिवोल्ट हुआ, क्यों हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हुई थी, हाई टैक्स वेजेस और वेजेस की लिमिट्स फिक्स कर दी गई थी, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें रिवोल्ट ही करना पड़ गया। लोलार्ड मूवमेंट ये क्या था? करप्शन, चर्च में जितनी भी करप्शन थी उसके अगेंस्ट था। आई होप आपको इतना समझ आया हो ईजीली। नेक्स्ट स्लाइड है, अभी तक हमने किया जो इवेंट्स एज ऑफ चौसर के दौरान हुए। अब हम पढ़ेंगे कैरियर ऑफ जॉफ्री चौसर, जिसको 3 फेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, फ्रेंच फेज, इटालियन फेज और इंग्लिश फेज।
जब हम बात करते हैं फ्रेंच लिटरेचर की, फ्रेंच फेज़ की, चौसर 17 साल के थे जब वो क्या बन गए थे, अटेंडेंट ऑफ ड्यूक एडवर्ड थर्ड. He joined Edward III and then participated in War of 100 Years. He was ransomed for £16. He lived in the age of Edward III, Richard II, and Henry IV. He married a lady, Philippa Royd, who was the sister of third wife of John of God. जैसा हमने डिस्कस किया पहले भी. Having the royal contact, Chaucer was appointed as national poet, and then he started writing. All the books by Chaucer which were published before 1372 were in French. Here the first book we have is the Book of Duchess, जो कि किस में थी, फ्रेंच में थी. इनका फर्स्ट वर्क था जो फ्रेंच में था वो कौन सा था, द बुक ऑफ डचेस. The Book of Duchess. It is written in octosyllabic couplet and deal with the death of Duchess Blanche, जो बिलोंग करती थी लैंकशायर से. ये किस टाइप का वर्क है, इट्स अ काइंड ऑफ एलिजी एंड ड्रीम एलिग्री. अगर हम दूसरे वर्क की बात करें फ्रेंच में इनकी, तो वो है रोमन दे ला रोज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रोमांस ऑफ द रोज. इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द राइटर्स वर्क विच वर इन ओल्ड फ्रेंच. ये एक ट्रांसलेशनल वर्क है जो फ्रेंच में था. जब इटालियन फेस की बात करते हैं हम, एज चॉसर बिकेम अ नेशनल पोइट, ही वेंट ऑन लॉट्स ऑफ डिप्लोमेटिक टूर इन इटली एंड फ्रांस, जहाँ वो पैट्रियार्क डांटे एंड बोकाशियो से मिले, जिनका उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उनके लिटरेरी वर्क में. चॉसर टॉक्स अबाउट इटालियन रेनेसा, where Petrarch is called the father of Italian Renaissance and humanism. Dante is called the last representative of Italian Renaissance. This is the Chaucer career in Italian Renaissance and Italian language. इनके अगर फर्स्ट वर्क की बात करें जो इटालियन में था वो था द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल, एंड द सेकेंड वन इज हाउस ऑफ फेम. पार्लियामेंट ऑफ फाउल की बात करें जब हम, इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड with Annie of Bohemia. It was an allegory. Here the parliaments of birds. एक बर्ड की बात, एक ईगल की बात की गई है जो सेंट वैलेंटाइन की रिस्ट के ऊपर बैठे हैं. And all the birds, they came to marry this eagle to woo her partner. They claim their superiority, their power to impress the female eagle, which is on the wrist of Saint Valentine. It is about birds. देन सेकंड है हमारे पास बुक जो हमारे पास इटालियन बुक है सेकंड, हाउस ऑफ फेम. इट इज़ अ कॉपी ऑफ डेंटेज डिवाइन कॉमेडी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर piece of comic fantasy. It is a dream allegory, and Chaucer saw a dream, that is, in his dream he has been picked up with by an eagle who dropped him on a glass place which is called House of Fame. ये दोनों ही, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड हाउस ऑफ फेम, दोनों ही क्या हैं, ड्रीम एलिग्री हैं जो कि इटालियन में लिखी गई हैं जॉफ्री चौसर के द्वारा. फिर है इंग्लिश लिटरेचर. अब देखिए फ्रेंच पहले से ही लैंग्वेज थी और हमारे पास इटालियन भी पहले से लैंग्वेज थी, लेकिन जॉफ्री चौसर को एक काम सौंपा गया कि आपको एक न्यू लैंग्वेज को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करना है विद सम डायलेक्ट्स जो उनको दी गई थी. नॉर्दर्न बैरियन, सर्दर्न बैरियम, ईस्ट मिडलैंड एंड कोल्टिश अमेरिकन, ये कुछ इनको डायलेक्ट्स दी गई थी उस टाइम पे. एंड ही लाइक टू चूज़ ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज, और कुछ उस पर फ्लेक्सिबल चेंजेस करके उन्होंने क्या किया, ग्रामेटिकल थिंग्स इंट्रोड्यूस की, और जिससे एक नई लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई जिसको कहा गया इंग्लिश. दैट इज़ वाई जो जॉफ्री चौसर हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये क्या किया था, थोड़े से फ्लेक्सिबल चेंज करके कुछ लैंग्वेजेस में मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हम लैंग्वेज बोलते हैं ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को कुछ मिक्स करके ग्रामेटिकल चेंज करके इंग्लिश को प्रोड्यूस किया था. जो इनका इंग्लिश में मेन वर्क था जिससे बहुत ज़्यादा फेमस है और यूजीसी नेट में भी सेट में बहुत क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, वो है
Prologue to the Canterbury Tales. English became language of the court in 1362 and Parliament in 1363, and it replaced the French language from school syllabus in 1386. I hope आपको 3 phases समझ आए हों. Let's just remind all the 3 phases. French phase. French phase में इनका वर्क था बुक ऑफ डचेस. इटालियन फेज में इनका था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड हाउस ऑफ फेम. इंग्लिश फेज में इनके वर्क्स हैं द कैंटरबरी टेल्स. इट इज़ बिलीव दैट चौसर वांटेड टू कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना. चौसर वांटेड टू राइट 124 टेल्स बट ओनली 24 टेल्स लिख पाए थे वो. इट इज़ डिबेटेबल थिंग दैट हाउ मैनी पिलग्रिम्स वर देयर. ये किसके बारे में है. एट दैट टाइम इन इंग्लैंड इट वॉज अ ट्रेडिशन टू गो टू द पिलग्रिमेज. बहुत मतलब कि फेमस था उस टाइम पे, ट्रेडिशन था एक टाइम पे कि जो पिलग्रिमेज है वहाँ जाना. हेयर द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू द श्रिन ऑफ थॉमस बैकेट. उस टाइम पे थॉमस बैकेट के श्रिन पे जो पिलग्रिमेज है वहाँ जा रहे थे कुछ पिलग्रिम्स. देयर आर 29 पिलग्रिम्स लिविंग इन टैबर्ट्स इन. जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें बताया गया है 29 पिलग्रिम्स के बारे में जो एक एक करके क्या करते हैं, टेल्स सुनाते हैं. दे वर होस्टेड बाय हैरी बेली एंड जॉफरी चौसर इसके नरेटर थे कैंटरबरी टेल्स के. अगर कैंटरबरी टेल की बात करें तो इसमें कुछ टेल्स थी, 24 टेल्स थी, जिसकी फर्स्ट स्टोरी टेलर थे वो थे नाइट एंड लास्ट स्टोरी टेलर थे परसोन. Period of Geoffrey Chaucer. As we have discussed about events and the phases of Geoffrey Chaucer and his career, now we have a period of Geoffrey Chaucer. How we have to study this period? It is divided into 2 parts: Age of Chaucer and Age of Transition. लेट अस टॉक अबाउट द एज ऑफ चौसर. क्यों कहा जाता है इसे एज ऑफ चौसर? जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि क्योंकि ही वॉज द ओनली प्रोमिनेंट फिगर ड्यूरिंग हीज टाइम, दैट इज़ वाई ही इज़ known as father of English literature, and due to his work his age is known as age of Chaucer. Canterbury Tales इनका फेमस वर्क. चौसर के कंटेम्प्रेरीज के बारे में बात करें तो ये हैं विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर. जॉन गोवर के वर्क भी सोन कंपैरिजन करें तो जॉफरी चौसर से बहुत सिमिलरिटी है इनकी. जॉन गोवर ने भी अपने जो वर्क्स हैं वो फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश में लिखे हैं. समरी देख लेते हैं. एक समरी टेबल. टाइम स्पैन की बात करें तो 1340 के अराउंड स्टार्ट होता है और 1400 और अप टू 1450 AD तक चलता है जॉफरी चौसर का जो पीरियड है. प्रोमिनेंट फिगर जॉफरी चौसर एज वी ऑल नो, एंड जो वर्क्स हैं इनके कैंटरबरी टेल्स, मिडल इंग्लिश का टाइम, ब्लैक डेथ हुई इनके टाइम पे, 100 ईयर वॉर हुई, पीजेंट मूवमेंट और रिवोल्ट हुआ. इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है. एज ऑफ ट्रांजिशन क्या है? अब इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. जहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ एज ऑफ चौसर के टाइम पे प्रोज टू पोइट्री. सेकंड हुआ डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से नरेटिव लिटरेचर. थर्ड हुआ आइडियलिस्टिक लिटरेचर से रियलिस्टिक लिटरेचर, एंड द फोर्थ वन इज़ लोकल डायलेक्ट टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट, एंड द फिफ्थ वन इज़ translation or transition from the language French and Latin to English. Let us talk about the first transition.
चौसर से पहले जितने भी एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन वर्क थे वो डेका स्लेबिक कपलेट में यूज़ किए जाते थे, जो सिमिलर थे प्रोज राइटिंग के। जबकि जो एज ऑफ चौसर में जितना भी वर्क किया गया वो पोइट्री फॉर्म में किया गया है। सेकंड ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जो डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर था वो टर्न आउट हो गया नरेटिव लिटरेचर में। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर क्या है? ऐसा लिटरेचर जिसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी और नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है। जैसे हीरो के फादर कौन हैं, हीरो की मदर कौन है, हीरो ने क्या काम किया, जिनकी ज़रूरत शायद उस स्टोरी या पोइट्री या लिटरेरी वर्क में ना हो। तो एक ट्रांजिशन हुआ एज ऑफ चौसर के दौरान, जो डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर था उस पर एम्फेसाइज ना करके नरेटिव लिटरेचर की ओर रुझान किया राइटर्स ने। द थर्ड ट्रांजिशन वॉज कि एज ऑफ चौसर से पहले क्या था, मेनली जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनका जो थिंकिंग थी और जो उनके आइडियाज़ होते थे अपने लिटरेरी वर्क को लिखने के, वो अराउंड थे आइडलिस्टिक थॉट्स के, कि आइडल फादर कैसा होना चाहिए, आइडल मदर, किंग, आइडल क्वीन कैसी होनी चाहिए, आइडल वॉरियर कैसा होना चाहिए, प्रिंसेस थीम्स होती थी, फेरी थीम्स होती थी। मतलब एक इमेजिनिस्टिक लाइफ और थॉट्स के ऊपर वर्क लिखे जाते थे उस टाइम पे एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन के पीरियड में। लेकिन एज ऑफ चौसर के दौरान क्या हुआ, राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया रियलिटी बेस्ड, सोसाइटी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। फोर्थ ट्रांजिशन की बात करें तो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो एज ऑफ चौसर से पहले था, उसमें क्या यूज़ किया जाता था, लोकल डायलेक्ट का यूज़ किया जाता था। जो वर्नाकुलर, जो लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट्स बोली होती थी उनका यूज़ किया जाता था। लेकिन एज ऑफ चौसर के दौरान जब फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया तो नॉर्मली क्या हो गया, स्टैंडर्ड बन गया एक लिखने का कि किस लैंग्वेज में जो लिटरेरी वर्क है वो किया जाए। आई होप आपको ये चार ट्रेडिशन समझ आए हों। और फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या किया गया, एम्फेसाइज किया गया। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि 1362 में जो है कोर्ट की लैंग्वेज बन गई थी इंग्लिश, फिर 1363 में पार्लियामेंट की बनी, एंड 1386 में जो सिलेबस था स्कूल का वो फ्रेंच से इंग्लिश कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया। कुछ लिटरेरी आर्टिस्ट ने जॉफ्री चौसर के बारे में कुछ स्टेटमेंट पास की थी। सारी तो इसमें कवर नहीं होंगी वीडियो में, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जॉफ्री चौसर हैज़ बीन फेमसली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये कहा था जॉन ड्राइडन ने। एसी वार्ड ने कहा कि जो चौसर हैं उनके करेक्टर्स आर इंडिविजुअल एज वेल एज देयर टाइप्स। स्पेंसर ने कहा प्योरेस्ट राइटर इन इंग्लिश, एंड चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेगरिज्म भी कहा जाता है कि उस टाइम पे क्या प्लेग आया था। मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा कि जो चौसर हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, मॉक स्टाइल का यूज़ करते हैं, करेक्टर्स का फ़न करते हैं, मतलब कि ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज वर्क और द लिटरेरी आर्ट। की इंफॉर्मेशन ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। कंक्लूज़न ये है कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है जॉफ्री चौसर को, क्योंकि इट इज़ वेरी बेसिक फिगर जो हमें इंग्लिश लिटरेचर में पढ़नी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश लैंग्वेज को एम्फेसाइज़ किया इंग्लिश लैंग्वेज पे लिटरेरी टर्म्स में। His innovation in language use and literary forms paved the way for later English writers such as Shakespeare, Spenser, Donne। इन सब के ऊपर भी इनका बहुत इम्पैक्ट हुआ। जब इंग्लिश को जब इन्होंने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस किया, तभी शेक्सपियर, स्पेंसर और जितने भी फेमस राइटर थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है। By choosing English over the dominant Latin and French, Chaucer played a critical role in elevating English.
चौसर का बहुत ही बड़ा योगदान है इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश लैंग्वेज को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए, वीडियो की इस यूजीसी नेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स।